हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह, आपका एजुकेटर। स्टूडेंट्स, इस चैनल के ऊपर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वेशंस। स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करने का जो मेथड है वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हमको उसको बूस्टअप करना है। आज हम लोग प्रॉब्लम के माध्यम से जो लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करना हम सीखे हैं उसको और स्ट्रांग बनाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं किस तरह से हम लीनियर इनइक्वेशंस में आगे बढ़ सकते हैं। तो सम प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इनइक्वेशन, आज टॉपिक की शुरुआत ही हम यहीं से कर रहे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम जो लीनियर इक्वेशन का छोटा सा है उसके साथ हम शुरू कर रहे हैं। हमको सॉल्व करना है px माइनस 4 ग्रेटर देन x प्लस 6। x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r आपको पता ही है कि रिप्लेसमेंट सेट है। हमको प्रत्येक इनइक्वेशन के साथ एक सेट दिया होता है जिसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। मींस x का जो वैल्यू हम यहां फाइंड करेंगे वह किस सेट से होगा, तो रियल नंबर के सेट से होगा। तो स्टूडेंट्स, चूंकि हमको पिछले लेक्चर में हमने इसको सॉल्व करना सीख लिया था कि किस तरह से हम टर्म्स को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, तो सीधा शुरुआत करते हैं। यह है 3x माइनस 4 ग्रेटर देन x प्लस 6। तो यहां से x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू जब हम फाइंड करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि x का जो टर्म है उसको हम एक साथ करेंगे और जो बाकी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो x को इधर लाते हैं, तो 3x माइनस x ग्रेटर देन 6 प्लस 4। पिछले लेक्चर में हमने सीख लिया था कि प्लस माइनस में हमको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इक्वेशन की तरह हम कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो यहां बन गया हमारा 3x माइनस x 2x ग्रेटर देन 10 मींस x ग्रेटर देन 5। x 5 से बड़ा होगा, ठीक है। 5 से बड़ा क्या होगा, तो रियल नंबर होगा। तो 5 से बड़ा रियल नंबर कहां तक जा सकता है, तो 5 से बड़ा रियल नंबर हम लिख सकते हैं कि 5 से बड़ा होगा x, लेकिन इंफिनिटी से छोटा होगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन है इस लीनियर इनइक्वेशन का। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन अब लिखेंगे आगे से, ठीक है, तो उसको हम इस फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना, और दूसरा तरीका है कि इस सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन के हेल्प से लिख सकते हैं। तो दोनों बातों का डिस्कशन, चाहे वह इंटरवल्स का डिस्कशन हो या नंबर लाइन का डिस्कशन हो, हमने सेट्स में किया था। लेकिन फिर आपको याद दिलवाने के लिए एक बार हम और आपको याद दिलवा देते हैं कि वेज टू राइट सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन। इनइक्वेशन के सॉल्यूशन को आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि पहला है इंटरवल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और दूसरा विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन लिख सकते हैं। तो इंटरवल्स के फॉर्म में हम सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं, अगर कोई रियल नंबर का सबसेट है तो उसको इंटरवल्स के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इंटरवल्स के साथ। पहला है इंटरवल्स। स्टूडेंट्स, जब भी किसी इनइक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने सॉल्व किया इसको, अभी हमने इसे सॉल्व किया तो हमको यहां आंसर आया x ग्रेटर देन 5। तो आपको आंसर्स का जो फॉर्मेट है मेनली आपको मिल सकता है कि x ग्रेटर देन 5, कुछ ऐसा मिल सकता है जैसे अभी 5 मिला था, इसी तरह से मिल सकता है x ग्रेटर देन 5, x लेस देन 5, ठीक है, या आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 5, इस तरह का आंसर मिलता है हमको। या फिर बाउंडेड आंसर मिलेगा कि 3 से बड़ा है, 5 से छोटा है, कुछ इस तरह का बाउंडेड आंसर मिलेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर इंटरवल्स हम लिखते हैं, इंटरवल्स जब भी हम लिखते हैं तो जब रियल नंबर का सबसेट हमारा आंसर हो, रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर का होता है, तो उस केस में हम आंसर को इंटरवल्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो एक बार हम इंटरवल्स ही लिख के देख लेते हैं कि इंटरवल्स किस किस तरह का हो सकता है। तो इंटरवल्स में अगर a और b कोई दो रियल नंबर है और आपका सॉल्यूशन इस तरह का आया है कि a से बड़ा है x, b से छोटा है,
यह हो सकता है, या फिर आपका आंसर ऐसा आ सकता है, जैसे अभी आपको आया था, आप कहिएगा कि बाउंडेड, यहां अभी तो आंसर हमको आया था x ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5 का भी मतलब है कि 5 से बड़ा है x, तो कहां तक जा सकता है, तो इंफिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, तो एक बाउंड्री तो इंफिनिटी होगा ही, अगर कोई दूसरा बाउंड्री नहीं है तो बाउंड्री क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है। इसीलिए हम इस तरह से अगर समझ लेते हैं इंटरवल्स को, तो कोई भी सिचुएशन होगा उसको हम बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। तो इसके लिए एक इंटरवल हमारा इस तरह का मिलता है कि a लेस देन x लेस देन b, दूसरा a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b हो सकता है, तीसरा a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b हो सकता है, और चौथा जो है वह a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b हो सकता है। तो इस तरह से तो हम पहले से लिखते रहे हैं रियल नंबर के सबसेट को। अब नया क्या लिख सकते हैं हम, तो नए के लिए आप इसी चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, a लेस देन x लेस देन b को आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, या इसी का और एक रिप्रेजेंटेशन आप लिख सकते हैं, इसी का एक और रिप्रेजेंटेशन आप लिख सकते हैं। वह क्या है कि x बिलोंग्स टू ए बी, स्मॉल ब्रैकेट भी लिखते हैं या इस तरह से ओपन इंटरवल लिखते हैं, यह ब्रैकेट बाहर की तरफ लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल, या फिर स्मॉल ब्रैकेट लिख सकते हैं जब यहां सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो, सिर्फ लेस देन हो या सिर्फ ग्रेटर देन हो, तो यह इंटरवल्स बाहर की तरफ खुलता है या फिर स्मॉल ब्रैकेट इसके बदले यूज होता है। लेकिन यहां दूसरे में देखिए a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b है, तो इसके बदले आप क्या इंटरवल लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, सिर्फ लेस देन है इसलिए बाहर की तरफ खुलेगा इंटरवल a, और जहां पर इक्वलिटी आ जाती है वहां पर यह जो ब्रैकेट है ये अंदर की तरफ हम बंद कर देते हैं। या इसके बदले आप अगर इस फॉर्मेट में जाएं तो आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, जहां सिर्फ लेस देन है वहां तो स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, लेकिन जहां इक्वलिटी आ गई वहां पर आपको इस तरह से क्लोज करना पड़ता है। इसी तरीके से अब इसको लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, x बिलोंग्स टू, यहां पर इक्वलिटी इन्वॉल्व है तो a, और यहां सिर्फ लेस देन है इसलिए बाहर की तरफ खुलेगा b, और इसी को आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, b के पास स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं, और तीसरा है, चौथा है आपका a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, तो x बिलोंग्स टू a b, दोनों जगह क्लोज होगा। इसका इसमें भी यही लिखा जाएगा a b। ठीक है, इसके बदले स्मॉल ब्रैकेट जब इक्वलिटी आती है तो स्मॉल ब्रैकेट हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो यहां लिखा है या यहां लिखा है दोनों जगह आपको सेम दिख रहा है। तो क्या इसमें मेन बात क्या है उसको समझ लेना है कि सिर्फ लेस देन अगर है तो यह जो ब्रैकेट है यह बाहर की तरफ हम खोलेंगे, इसके पास भी लेस देन होगा, जैसे a के पास लेस देन है तो a के पास, b के पास लेस देन है तो b के पास, यहां a के पास लेस देन था तो बाहर की तरफ, b के पास इक्वलिटी आ गई तो अंदर की तरफ बंद कर दिया हमने, a के पास लेस देन और इक्वल टू आ गया तो यहां हमने बंद कर दिया, b के पास सिर्फ लेस देन था तो बाहर की तरफ। ठीक है, और यहां दोनों जगह इक्वलिटी इन्वॉल्व थी इसलिए दोनों जगह ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस लेस देन के बदले सिर्फ लेस देन है तो आप स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं, जहां भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, मतलब सिर्फ लेस देन होता है, लेस देन और इक्वल टू होगा तो उसके बदले यह ब्रैकेट ही यूज होता है। तो यहां a लेस देन x लेस देन b था तो x बिलोंग्स टू ए बी लिख लिए, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। इस दोनों को कंबाइंड बोलते हैं, चूंकि आधा खुला है आधा बंद है इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ओपन, सेमी ओपन बोलिए या सेमी क्लोज बोल सकते हैं आप, सेमी क्लोज्ड बोल सकते हैं, और इसके बदले आप बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल।
क्लोज्ड इंटरवल। जब इस तरीके से लिखते हैं ओपन इंटरवल मींस ए और बी सॉल्यूशन में नहीं है, ए से बड़ा एक्स का वैल्यू और बी से छोटा एक्स का वैल्यू आपके सॉल्यूशन में है। जब इस तरह से लिखते हैं तो ए से बड़ा एक्स का वैल्यू लेकिन बी से छोटा या बराबर, बी के बराबर भी आपका एक्स का वैल्यू हो सकता है, वह आपके सॉल्यूशन में है। जब लिखते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, तो इसका मतलब है कि ए भी ले सकते हैं, ए से बड़ा या बराबर बी से छोटा, और इसमें ए से बड़ा या बराबर बी से छोटा या बराबर। तो यह हो गया इंटरवल्स। अब हम आंसर जो इन जनरल लिखेंगे, किसी भी इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, अगर इंटरवल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो उसका यही फॉर्मेट होता है। जहां लेस होता है वहां स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और जहां इक्वलिटी इन्वॉल्व होती है वहां पर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो यह तो हो गया इंटरवल्स कि अगर हम किसी भी इन इक्वेशन को सॉल्व करने चलेंगे तो हमको इन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिलेगा। वह सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है। तो उसको हमको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना पड़ता है या फिर नंबर लाइन पर दिखाना पड़ता है। तो इंटरवल्स के फॉर्म में हम इस तरीके से उसको लिखते हैं। दूसरा है नंबर लाइन, कि इन्हीं बातों को हम नंबर लाइन पर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो नंबर लाइन के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहां पेज है कि अगर हमें दिया है कि ए लेस देन एक्स लेस देन बी, मीन्स एक्स का वैल्यू ए से बड़ा और बी से छोटा है, ठीक है। तो इंटरवल्स, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इंटरवल हम इसके बदले लिख सकते हैं ए बी। यही स्मॉल ब्रैकेट फ्रीक्वेंटली यूज होता है। लेकिन अगर इसको नंबर लाइन पर हम दिखाना चाहें तो नंबर लाइन पर दो वैल्यू है, एक वैल्यू है ए, दूसरा वैल्यू है बी। अब चूंकि एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है और बी से छोटा है, तो इसलिए हम जो सॉल्यूशन लिखेंगे उसमें सॉल्यूशन में चूंकि ए और बी शामिल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि ए के ऊपर जो सर्कल है उसको खाली छोड़ देते हैं और बी के ऊपर भी जो सर्कल है इसको भी हम खाली छोड़ देते हैं। यह बताता है कि एक्स का वैल्यू ए नहीं है, ए से बड़ा है। यह लाइन सॉल्यूशन को दिखा रहा है। एक्स का वैल्यू ए नहीं है, ए से बड़ा है, और बी नहीं है, बी से छोटा है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को जो इंटरवल के फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। अगर नंबर लाइन पर दिखाना है तो हम इस तरीके से उसको दिखा सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा अगर आपका है कि ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है। तो इंटरवल्स के फॉर्म में तो इसको आप लिखेंगे ए बी। लेकिन अगर नंबर लाइन पर इसी चीज को दिखाना हो तो नंबर लाइन पर हम क्या करेंगे, तो नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे ए बी, ठीक है। सॉल्यूशन अब की बार क्या है, एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है इसलिए ए के पास जो सर्कल है यह खाली रहेगा, लेकिन बी के बराबर है इसलिए बी का सर्कल हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। बी का सर्कल हमारा क्या होगा, डार्क होगा, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन इंटरवल के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा, नंबर लाइन पर हम उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। तीसरा सिचुएशन बनता है कि ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी है। अगर इसको इंटरवल्स के फॉर्म में हम लिखने जाएं तो इंटरवल्स के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे ए बी। लेकिन नंबर लाइन पर अगर दिखाएंगे इसी चीज को तो नंबर लाइन पर ए बी, अब की बार ए के बराबर है या ए से बड़ा है, ए के बराबर है या ए से बड़ा है, कि तो ए के पास जो सर्कल होगा हमारा उसको हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे। लेकिन बी के पास जो हमारा सर्कल है, ठीक है, इसको हम खाली छोड़ेंगे। यह बताता है कि एक्स का वैल्यू ए से बड़ा या ए के बराबर है लेकिन बी से छोटा है। और चौथा जो सिचुएशन है आपका
वह है कि a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो इंटरवल्स के फॉर्म में अगर इसको लिखें तो यह आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, इसको पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी, लेकिन नंबर लाइन पर यह दिखेगा, नंबर लाइन पर ए बी ठीक है, ए का सर्कल भी डार्क होगा और बी का सर्कल भी डार्क होगा। तो यह हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन ऑन नंबर लाइन एंड इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। तो जब भी किसी इनइक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इनइक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं और रिप्लेसमेंट सेट वहां रियल नंबर का है, ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन आता है वह सबसेट ऑफ रियल नंबर आता है, और सबसेट ऑफ रियल नंबर को हम आंसर में दो तरीके से लिखते हैं, या तो इंटरवल्स के फॉर्म में लिखते हैं या फिर नंबर लाइन से दिखाते हैं। तो इंटरवल्स के फॉर्म में भी आप देख रहे हैं कि इंटरवल्स के फॉर्म में अगर लिखा है कि अगर आपका सॉल्यूशन आया ए से बड़ा बी से छोटा, तो इंटरवल्स के फॉर्म में यह लिख सकते हैं, या नंबर लाइन से दिखाएंगे, उसी सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर दिखाना चाहेंगे तो आप यह दिखा सकते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन आया ए से बड़ा बी से छोटा या बराबर, ठीक है, तो इंटरवल्स के फॉर्म में यह लिखा जाएगा, नंबर लाइन पर इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, उसी तरह से तीसरा सिचुएशन अगर यह है तो इंटरवल्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यह, नंबर लाइन यह बनेगा, और चौथा सिचुएशन अगर यह है तो इंटरवल्स के फॉर्म में इस तरह से और नंबर लाइन पर आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो यह बताना जरूरी था क्योंकि जब भी आप इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वह सबसेट ऑफ रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब आप कहिएगा कि रिप्लेसमेंट से तो पिछले लेक्चर में आप बताए थे कि नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हम उसको नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते हैं? तो दिखा सकते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन, ठीक है, अगर आपका सॉल्यूशन नेचुरल नंबर आता है, जैसे मान लीजिए कि 2x माइनस 3 ग्रेटर देन दे दिया 7, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2x ग्रेटर देन 10 आएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 5 आएगा। ठीक है, लेकिन यहां मान लीजिए रिप्लेसमेंट सेट आपका नेचुरल नंबर दिया है या होल नंबर दिया है या इंटीजर दिया है, तो उसको भी हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो नंबर लाइन पर उसको कैसे दिखाएंगे वो भी एक बार देख लीजिए कि 5 से बड़ा नेचुरल नंबर, तो हम अगर नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं तो नंबर लाइन पर तो सारा रियल नंबर है, लेकिन उसमें से हमको सिर्फ क्या दिखाना है, 5 से बड़ा नेचुरल नंबर। तो 5 हम नंबर लाइन पर जब प्लॉट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 से बड़ा और नेचुरल नंबर ही चाहिए। तब अगर सेट के फॉर्म में इसको लिखने जाएंगे स्टूडेंट्स, तो सेट के फॉर्म में तो हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सेट के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो चूंकि सिर्फ नेचुरल नंबर लिखना है तो हम 5 से बड़ा नेचुरल नंबर तो 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखेंगे। रिप्लेसमेंट सेट अगर नेचुरल नंबर होगा तो उस केस में हम सॉल्यूशन को इंटरवल्स के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, उस केस में सॉल्यूशन को हम इस तरह से सेट के फॉर्म में लिखेंगे। और अगर नंबर लाइन पर दिखाना हुआ तो नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं कि जो जो नेचुरल नंबर हमारे आंसर में है, जो जो नेचुरल नंबर हमारे आंसर में है, तो हमारे आंसर में क्या है 6 7 8 9, तो 6 यहां है, एक और प्लॉट कर लीजिए 7 8, ठीक है। तो जो आंसर हमारे सेट में होगा, सॉल्यूशन में जो नेचुरल नंबर होगा, उन्हीं पॉइंट्स को इस तरीके से हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, चूंकि सॉल्यूशन इंफिनिटी तक जा रहा है तो हम लास्ट में इस तरीके से हम डॉट बना देते हैं। ठीक है, ताकि लगे कि सॉल्यूशन हमारा इंफिनिटी तक जा रहा है। ऊपर बनाइए या नीचे, नीचे बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां ऊपर के बदले डॉट जो है यह आप नीचे इस तरीके से बना सकते हैं।
डॉट हमारा इस तरीके से नीचे बनेगा, जिससे पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन हमारा 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन टू कहां गया है, इंफिनिटी तक गया है। तो अगर रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर हुआ तो उसका सॉल्यूशन भी हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से दिखाते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन सेट हमारा रियल नंबर का सबसेट हुआ, सबसेट ऑफ रियल नंबर हुआ, तो उसको हम इंटरवल्स के फॉर्म में लिखते हैं या फिर रियल लाइन पर इस तरीके से दिखाते हैं। आपको एक बात कंफ्यूज कर सकता है कि जैसे आप बुक्स वगैरह देखेंगे तो बुक्स में आपको जो यह डार्क सर्कल या इंप्टी सर्कल हम छोड़े हैं, यहां नंबर लाइन पर ही दिखा देता है और नंबर लाइन के पोजीशन को ही ज्यादा डार्क कर देता है। लेकिन आपको अच्छा से यह दिखे, समझ में आए, इसलिए हम इसको अलग से उस रीजन को दिखाए हैं कि अगर ए से बड़ा है, बी से छोटा है, तो अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ए पर नंबर लाइन पर ही ए के सर्कल को इंप्टी बना देगा, बी के सर्कल को इंप्टी बना देगा, ए बी के बीच के पोजीशन को ज्यादा डार्क कर देगा। लेकिन यहां हमको समझ में आने में दिक्कत होती, इसलिए हम इसको अलग से कर दिए हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्यूशन हमको, चूंकि नंबर लाइन जब हम खींचते हैं तो यहीं पर ज्यादा डार्क करना, यहीं इंप्टी छोड़ना अच्छा दिखता नहीं है, इसलिए अलग से अगर हम दिखाते हैं तो हमको साफ साफ दिखता है कि हमारा सॉल्यूशन कहां से कहां तक है। ठीक है, कौन सा पॉइंट हमारे सॉल्यूशन में है, कौन सा पॉइंट हमारे सॉल्यूशन में नहीं है, तो उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यह एक बात हुई कि अगर हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन इन जनरल सबसेट ऑफ रियल नंबर आएगा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर होता है। तो आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। इसमें एक और बात हो सकती है कि जब आप इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ सकता है कि जो आपको सॉल्यूशन आएगा वह दो अलग अलग इंटरवल्स आएगा। सॉल्यूशन आपका दो अलग अलग इंटरवल में आएगा, तो उस केस में आपको सॉल्यूशन का यूनियन करना पड़ सकता है या फिर सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग एक बार देखते हैं कि अगर सॉल्यूशन हमारा इंटरवल्स के फॉर्म में है तो इंटरवल्स का यूनियन और इंटरसेक्शन हम कैसे लिखते हैं। इंटरवल्स का यूनियन और इंटरसेक्शन हम किस तरीके से लिखेंगे। तो इंटरवल्स का जब यूनियन और इंटरसेक्शन लिखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे यहां कहा कि ऑपरेशन ऑन इंटरवल्स, ऑपरेशन ऑन इंटरवल्स में स्टूडेंट्स हमको लिखना है कि अगर इंटरवल्स के फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन आया है, ठीक है, तो हम उस इंटरवल्स का यूनियन किस तरह से कर सकते हैं और इंटरवल्स का इंटरसेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमको देखना क्या है कि सिचुएशन क्या होगा। तो जैसे मान लो कि हमें दिया है कि x बिलोंग्स टू, हमको दिया नहीं, हमको किसी लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व किया हमने और हमको सॉल्यूशन में आ रहा है x बिलोंग्स टू 1, 4 और x बिलोंग्स टू 2, 2, 6। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है हमारा। हमने किसी इनइक्वेशन को सॉल्व किया और इनइक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको आ रहा है x बिलोंग्स टू 1, 4, 1, 2, 4 और x बिलोंग्स टू 2, 2, 6। तो अब हमको आंसर में क्या लिखना है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू 1 to 4 और x बिलोंग्स टू 1 to 6, 2 to 6 आया है, तो यह नंबर लाइन पर हमको क्या, किस तरह से देख पाएंगे हम इसको। तो हम नंबर लाइन बनाते हैं। तो नंबर लाइन पर पॉइंट्स हमारे पास है 1, 2, 4 और 6। पहला इंटरवल कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर 4 तक। पहला इंटरवल कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 4 तक। और दूसरा कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 2 to 6। x बिलोंग कर रहा है 2 से 6 तक। क्लोज्ड इंटरवल है इसलिए 1 के पॉइंट को भी डार्क किया, ठीक है, 4 के पॉइंट को भी, इसी तरह से 2 और 6 को भी डार्क किया। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि अगर हमारा सॉल्यूशन है x बिलोंग्स टू 1
4 और x बिलोंग्स टू 2 to 6। तो और का मतलब होता है कि हमको सॉल्यूशंस का यूनियन करना है, हमको सॉल्यूशन का यूनियन करना है। तो सॉल्यूशन का यूनियन, यूनियन का मतलब होता है कि जो इसमें है, जो इसमें है और जो दोनों में है, तब हमारे यूनियन में आएगा। तो नंबर लाइन से हम अगर देखते हैं यूनियन को, तो नंबर लाइन से जब हम यूनियन देखते हैं तो जहां जहां लाइन अपीयर हुआ है वह सब हमारे सॉल्यूशन में आएगा। मींस हमारे सॉल्यूशन में लाइन कहां से कहां तक अपीयर हुआ है, तो 1 से लेकर 6 तक लाइन अपीयर हुआ है, तो हमारे सॉल्यूशन में आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 6। यूनियन का मतलब ही होता है कि आइदर इससे बिलोंग करे, तो नंबर लाइन बता रहा है कि 1 से लेकर 2 तक इसमें है, ठीक है, 2 से लेकर 4 तक दोनों में है, और 4 से 6 तक सिर्फ इसमें है। जबकि अगर हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो क्या करते हैं, सेट ए का एलिमेंट लेते हैं, सेट बी का एलिमेंट लेते हैं, और जो दोनों में कॉमन हो उसको भी लेते हैं। तो नंबर लाइन से अगर हम यूनियन देखेंगे तो नंबर लाइन पर जहां जहां लाइन अपीयर हुआ होगा, 1 लाइन अपीयर हुआ हो या मोर देन 1 लाइन अपीयर हुआ हो, वह सब हमारे सॉल्यूशन में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इन इक्वेशन को सॉल्व किए और सॉल्यूशन हमें आया वो x बिलोंग्स टू 1 4 एंड x बिलोंग्स टू 2 to 6, ठीक है, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो हम अगर इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो 1 2 4 6, पहला कह रहा है x बिलोंग्स टू 1 to 4, दूसरा कह रहा है x बिलोंग्स टू 2 to 6, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि इंटरसेक्शन में हम वह रीजन, वह वैल्यू लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो नंबर लाइन पर कॉमन रीजन किस तरह से हमको दिखेगा, तो नंबर लाइन पर जहां दोनों लाइन अपीयर होगा वह रीजन दोनों में कॉमन है। तो नंबर लाइन पर हमको दोनों रीजन कहां से कहां तक दिख रहा है, तो जहां जहां दो लाइन अपीयर हो रहा होगा वह इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। मींस हमको दिख रहा है कि 2 से 4 के बीच का जो वैल्यू है वह पहले इंटरवल में भी है और वह दूसरे इंटरवल में भी है। तो अगर हमको सॉल्यूशन लिखना है x बिलोंग्स टू 1 4 एंड x बिलोंग्स टू 2 to 6, तो हम आंसर में लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 to 4। तो समझ गए कि नंबर लाइन पर यूनियन किस तरह से दिखेगा। तो यूनियन जहां जहां लाइन अपीयर हुआ हो वह सब आंसर में आएगा अगर यूनियन करना है तो, और इंटरसेक्शन में जहां सभी लाइन से अपीयर होगा वही रीजन इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा। तो नंबर लाइन की हेल्प से अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, यूनियन फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से देखेंगे कि लाइन हमारा कहां से कहां तक अपीयर हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल ले लें समझने के लिए कि अगर हमको दिया x बिलोंग्स टू 1 2 और x बिलोंग्स टू 4 6, x बिलोंग्स टू 1 2 और x बिलोंग्स टू 4 6, ठीक है। तो नंबर लाइन पर यह कैसा आएगा, तो 1 2 1 2 4 6, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं जो इंटरवल में है। तो यह कह रहा है x बिलोंग्स टू 1 2, मतलब 1 से लेकर 2 तक, और यह कह रहा है x बिलोंग्स टू 4 to 6, ठीक है।
तो सॉल्यूशन में अगर नंबर लाइन से हमारा यह सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट हुआ है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक हो, 1 से लेकर 2 तक और 4 से लेकर 6 तक, तो इंटरवल्स के फॉर्म में हम आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 टू यूनियन 4 6। और इसी तरह से अगर इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन में मान लीजिए कि अगर हमको कहीं आया है x बिलोंग्स टू 1 to 7 and x belongs to 4 to 8 and x belongs to 3 to 5। तो एंड का मतलब है कि इन सब का इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। तो नंबर लाइन से सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर लाइन पर हमको क्या कहां दिखेगा सॉल्यूशन। तो पहला तो नंबर इंटरवल्स में जो जो पॉइंट है उसको आप प्लॉट कर लीजिए। वैसे आप प्रॉपर नंबर लाइन बनाना चाहते हैं तब तो आप 0 1 2 3 4 सारा बनाइए, इधर माइनस में बनाइए, लेकिन उसकी जरूरत हमको होती नहीं। हमको इंटरवल्स में जो पॉइंट्स है बस उसी का इंटरसेक्शन चाहिए, इसलिए इंटरवल्स में जो पॉइंट है उसी को हम प्लॉट करते हैं। तो इंटरवल्स में पॉइंट है 1 3 4 5 7 एंड 8। यह इंटरवल कह रहा है कि x कहां से कहां तक होना चाहिए, तो 1 से लेकर 7 तक। दूसरा कह रहा है कि x कहां से कहां तक होना चाहिए, तो 4 से 8 तक। और तीसरा कह रहा है कि x कहां से कहां तक होना चाहिए, तो 3 से लेकर 5 तक। ठीक है, एंड है, एंड का मतलब है कि तीनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है। तो तीनों का इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स नंबर लाइन पर कहां दिखेगा, तो जहां तीनों लाइन अपीयर हो रहा हो। तो आप देखिए यहां सिर्फ एक लाइन अपीयर हो रहा है, यहां सिर्फ 2 लाइन अपीयर हो रहा है, इधर भी सिर्फ 2 लाइन, यहां सिर्फ 1 लाइन। लेकिन यह जो रीजन है 4 से 5 का, इसमें आप देख पा रहे हैं कि तीनों लाइन अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हम नंबर लाइन से अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 4 to 5। तो जब हम स्टूडेंट्स इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे आसान होता है कि उस इन इक्वेशन के सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर प्लॉट कर लिया जाए। ठीक है, और नंबर लाइन को देखकर अगर हमें यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन आंसर में लिख लेंगे इंटरवल्स के फॉर्म में, और अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन आंसर में लिख लेंगे इंटरवल्स के फॉर्म में। तो इस तरह से हम इन इक्वेशन के सॉल्यूशन को नंबर लाइन की हेल्प से इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब हमको पता चलेगा कि किस तरह से सॉल्यूशन जब हमारा आता है तो हम उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, फिर फर्दर हम उसको इंटरवल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है, -2 < 6 - 5x/4 < 7 x बिलोंग्स टू r। तो इस इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब फिर से हम लोग रूल्स फॉर सॉल्विंग इन इक्वेशन पर चले जाते हैं और याद करते हैं कि इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या रूल्स सीखा था, क्या क्या नियम सीखा था। तो आप एक बार उसको याद करिए, हम सीधा प्रॉब्लम करते हैं, आपको याद करवाते चलेंगे कि यहां से हमें कह रहा है कि 2 < 6 - 5x/4 < 7। तो इस तरह का अगर सिचुएशन दिया हो स्टूडेंट्स, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है वह मिडिल में कंसंट्रेटेड है, बीच में ही है, इधर वेरिएबल नहीं है, इधर वेरिएबल नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन अगर आपको इन इक्वेशन में आए तो आप सीधा क्या करें कि
अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो हम अलग अलग दो पार्ट में भी कर सकते हैं। -2 लेस देन दिस अलग से, 6 - 5x/4 लेस देन 7 अलग से, फिर उसको कंबाइन करेंगे उसके सॉल्यूशन को। लेकिन उससे अच्छा क्या है कि अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो आप एक ही साथ सॉल्व कर दीजिए। सीधा क्या कर सकते हैं कि 4 डिनोमिनेटर में है तो 4 से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 4 यहां बनेगा -8 लेस देन, यह 4 से मल्टीप्लाई होगा यानी 6 - 5x। एक बार इधर भी लिख लीजिए, अभी शुरुआत है इसलिए। फोर से हम पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 × 4 लेस देन 6 - 5x/4 × 4 लेस देन 7 × 4। तो यहां हो गया -8 लेस देन 6 - 5, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 - 5x लेस देन 28। यहां से अब क्या करना है तो 6 को हटाना है, x का वैल्यू निकालना है। इन इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू आपको निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको यहां से पहले कांस्टेंट हटाना होगा। तो 6 अगर यहां से हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि 6 पूरी इनइक्वालिटी से सबट्रैक्ट कर दें। तो -8 - 6 लेस देन 6 - 5x - 6 लेस देन 28 - 6। तो यहां से आ गया -14 लेस देन -5x लेस देन 22। अब x का वैल्यू निकालना है तो यहां से -5 को हटाना होगा। तो -5 को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा कि -5 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड करना होगा। तो निगेटिव क्वांटिटी से अब डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो रूल क्या कहता था कि अगर निगेटिव क्वांटिटी से आप इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन की पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो -5 से जैसे हैं हम डिवाइड करेंगे -14/-5, तो यह स्मॉलर देन बदल जाएगा ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन -5x/-5 ग्रेटर देन 22/-5। अब यहां तो आ गया 14/5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -22/5। तो x का वैल्यू, इसको छोटे वैल्यू को लेफ्ट में लिख लेते हैं, -22/5 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 14/5। अब इस सॉल्यूशन को डायरेक्ट आप इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां नंबर लाइन की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। वैसे नंबर लाइन से अगर आप दिखाना चाहते हैं तो नंबर लाइन पर आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, -22/5 लेफ्ट में होगा और 14/5 राइट में होगा। ठीक है। अब यहां एक चीज आप समझ सकते हैं कि यहां सिर्फ लेस देन की इनइक्वालिटी है, तो यहां पर जो हमारा सर्कल होगा ये खाली रह जाएगा। ठीक है। और इस तरह से हम सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। +∞ है, -∞ है, लेकिन x का जो वैल्यू है वह आपका -22/5 से बड़ा है और 14/5 से छोटा है, इसलिए -22/5 का सर्कल भी खाली है, 14/5 का सर्कल भी खाली है, और इस बीच में यह लाइन बता रहा है कि x का वैल्यू इसके बीच का है। क्या अगर इसी सॉल्यूशन को आप इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इंटरवल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -22/5 14/5। तो यह तो अभी शुरुआत है, हम लोग सीख रहे हैं। देखिए और आगे आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि सॉल्व 3 - 2x ग्रेटर देन x + 4 - x/3 ग्रेटर देन 3x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि यह दो पार्ट में है इनइक्वालिटी, एक पार्ट हमारा यह है और दूसरा पार्ट हमारा यह है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो एक बार हम क्या करेंगे, when 3 - 2x ग्रेटर देन x + 4 - x/3, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो एलसीएम ले लीजिए।
तो 3 माइनस 2x ग्रेटर देन, एलसीएम लीजिएगा 3, तो 3x प्लस 4 माइनस x, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ, ठीक है। पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो जैसा इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे वैसा कर सकते हैं। तो 3 इंटू 3 माइनस 2x ग्रेटर देन 3x माइनस x, 2x प्लस 4, तो यहां से हो गया 9 माइनस 6x ग्रेटर देन 2x प्लस 4, माइनस 6x को उधर ले जाइए, प्लस 4 को इधर ले आइए, तो 9 माइनस 4 ग्रेटर देन 2x प्लस 6x, ठीक है। इस पार्ट को इधर लिखना चाहते हैं तो 2x प्लस 6x 8x, चूंकि ये स्मॉलर पार्ट है तो ये स्मॉलर कर दीजिए, 9 माइनस 4 5, तो यहां से आ गया x लेस देन 5/8, ठीक है। x लेस देन 5/8, 5/8 एक ही पॉइंट है, 5/8, ठीक है। 5/8 से छोटा चाहिए आपको x, ठीक है। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5/8 से छोटा होना चाहिए। अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 4 माइनस x/3 ग्रेटर देन 3 है, फिर तो यहां से फिर सॉल्व करते हैं x के लिए, तो 3x प्लस 4 माइनस x/3 ग्रेटर देन 3, 2x प्लस 4, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ग्रेटर देन 9, 2x ग्रेटर देन 5, 9 माइनस 4 5, तो x ग्रेटर देन 5/2, x ग्रेटर देन 5/2। यहां कह रहा है कि x का वैल्यू 5/2 से, x का वैल्यू 5/2 कहीं पॉइंट है, 5/2 से बड़ा होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए, तो x का यहां से जो वैल्यू आया है वह इस पार्ट को सेटिस्फाई करेगा। x के इस वैल्यू के लिए, x का जो यहां वैल्यू आया है x लेस देन 5/8, वह किसको सेटिस्फाई करेगा, इसके लिए 3 माइनस 2x ग्रेटर देन होगा x प्लस 4 माइनस x/3, और यहां से जो x का वैल्यू आया है x ग्रेटर देन 5/2, यह किसको सेटिस्फाई करेगा, तो यह इसको सेटिस्फाई करेगा। x के इस वैल्यू के लिए x प्लस 4 माइनस x/3 ग्रेटर देन होगा 3, लेकिन हमको x का कौन सा वैल्यू चाहिए, तो हमको x का वह वैल्यू चाहिए जो इस पूरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। मींस हमको x का वह वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो वैसा x का वैल्यू कौन सा होगा, इस दोनों के सॉल्यूशन का जो इंटरसेक्शन होगा, इस दोनों के सॉल्यूशन का जो इंटरसेक्शन होगा वह इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मींस हमको क्या करना है यहां, कि यहां से जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है दो पार्ट में, इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो अब अगर इसका इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन के लिए हम एक अलग से नंबर लाइन बना लेते हैं। इंटरसेक्शन के लिए अगर हम अलग से नंबर लाइन बना लें तो यहां है 5/8, 5/8 दो ही वैल्यू हमारे पास आया है, एक तो 5/8 आया है और दूसरा 5/2 आया है, ठीक है। तो यह कह रहा है कि x लेस देन होना चाहिए 5/8, x लेस देन होना चाहिए 5/8, और यह कह रहा है कि x ग्रेटर देन होना चाहिए 5/2, ठीक है। यह पार्ट कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5/2 से बड़ा होना चाहिए, और यह कह रहा है कि x का वैल्यू 5/8 से छोटा होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स आपको x का कोई ऐसा वैल्यू मिल रहा है जो दोनों में कॉमन हो, यानी नंबर लाइन पर कहीं भी कॉमन दोनों लाइन एक साथ अपीयर हुआ है, इसका लाइन और इसका लाइन दोनों लाइन एक साथ कहीं भी अपीयर नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि x का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो इस पूरे स्टेटमेंट को एक साथ सेटिस्फाई करे।
मींस यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा रह जाएगा एम्प्टी, यानी नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, कि अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इस तरह का सिचुएशन अगर बनता है, ठीक है, जिसमें 3 स्टेटमेंट है, दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस, तो उस केस में अगर हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 2 पार्ट में बांटकर, एक बार इसको इससे बड़ा लेते हैं और दूसरी बार इसको इससे बड़ा लेते हैं, तो उस केस में हमको सॉल्यूशन दोनों पार्ट से जो सॉल्यूशन आएगा उसका इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। या बोल सकते हैं कि यह फर्स्ट केस है या सेकेंड केस है, तो दोनों केस से जो सॉल्यूशन आएगा उसका हमको इंटरसेक्शन चाहिए, तो यहां इंटरसेक्शन कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारा आंसर है नो सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट, कह रहा है कि फाइंड एक्स फॉर विच x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। एक्स का वह वैल्यू बताइए जिसके लिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यह स्टूडेंट्स एक्चुअली अब लीनियर इनइक्वालिटी नहीं रही, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहां x की डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन अभी हम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। हम सीधा सोचते हैं कि अगर इस इन इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे या इंटरवल्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहां अगर इस तरह की इनइक्वालिटी आई है कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको सोचना कैसे है। तो आप इस तरह से सोचिए कि यहां आपको 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 से बड़ा चाहिए, या दो का प्रोडक्ट 0 से बड़ा चाहिए। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव चाहिए, इक्वल टू भी 0 लगा है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है या 0 भी चल सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं चलेगा। तो आप सोचिए कि 2 का प्रोडक्ट अगर आपको 0 से बड़ा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों क्वांटिटी क्या क्या हो सकता है। तो दोनों क्वांटिटी या तो एक साथ पॉजिटिव हो, दोनों क्वांटिटी या तो एक साथ पॉजिटिव हो, या फिर दोनों क्वांटिटी एक साथ निगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, या फिर दोनों निगेटिव होगा तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर इस प्रोडक्ट को पॉजिटिव होना है तो या तो आप यहां से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वह भी इसको सेटिस्फाई करेगा, और यहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, वह भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम दोनों जगहों से x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले बारी बारी से। तो यहां से कह रहा है कि x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब एंड है, यहां दोनों एक साथ होना चाहिए, तो यहां इन दोनों से जो x का वैल्यू आया उसका आपको इंटरसेक्शन चाहिए। तो यहां पर x का क्या वैल्यू आया, तो 1 और 3। यह कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ग्रेटर देन के लिए दाईं ओर जाते हैं, लेस देन के लिए बाईं ओर आते हैं, और यह कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चाहिए। तो यहां एंड है, मतलब इस दोनों का इंटरसेक्शन आपको चाहिए, इसलिए x का क्या वैल्यू आप ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है 3 टू प्लस इंफिनिटी। उसी तरह से अगर यहां से हम सॉल्व करते हैं तो x स्मॉलर देन इक्वल टू 1 एंड x स्मॉलर देन इक्वल टू 3। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं 1 3, तो यह कह रहा है x स्मॉलर देन इक्वल टू 1 और यह कह रहा है कि x स्मॉलर देन इक्वल टू 3। तो यहां भी एंड है, तो हमको दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए।
तो यहां से x का वैल्यू आपको आ रहा है x बिलोंग्स टू -∞ टू 1। अब फिर से एक बार आपको सोचना है कि अब जो हमको सॉल्यूशन चाहिए, पिछली बार जो सॉल्यूशन हमारा था, पिछली बार जो था इसमें यह आपका केस 1 था, यह आपका केस 2 था, ठीक है, केस 1 केस 2। तो सॉल्यूशन में आपने क्या ढूंढा था? दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढा था, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा था। सिचुएशन में आपको वह एक्स चाहिए था जो इस पूरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। तो इस पूरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने वाला एक्स का आपको कोई भी वैल्यू यहां नहीं मिल पाया था, इसलिए आपने लिखा नो सॉल्यूशन। लेकिन यहां आप देख पा रहे हैं कि आपको एक्स का वह वैल्यू चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू एक्स का कौन होगा? जिसके लिए यह प्रोडक्ट पॉजिटिव बन रहा होगा। तो इस केस में भी, इस केस से जो एक्स का वैल्यू आया है, इसके लिए यह दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा, मतलब यह भी पॉजिटिव और यह भी पॉजिटिव। तो एक्स के इस वैल्यू के लिए अगर यह दोनों पॉजिटिव है तो यह प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स का यह वैल्यू इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरीके से एक्स का जो यह वैल्यू आपको यहां आया, यह इस दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है और इस दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक्स के इन वैल्यूज के लिए यह भी निगेटिव और यह भी निगेटिव। तो दोनों अगर निगेटिव तो फिर से प्रोडक्ट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। मतलब एक्स के इन वैल्यूज के लिए भी यह इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो एक्स का यह वैल्यू भी इसको चलेगा और एक्स का यह वैल्यू भी इसको चलेगा। इससे भी यह सेटिस्फाई हो रहा है और इससे भी यह सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम क्या करेंगे? दोनों का यूनियन लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में अगर दोनों का यूनियन लिखेंगे तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? नंबर लाइन से भी अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर से एक बार फाइनल नंबर लाइन देख लीजिए, 1 3, ठीक है। यहां है 3 से लेकर प्लस इंफिनिटी, यहां है 1 से लेकर माइनस इंफिनिटी। लेकिन अब की बार चूंकि सॉल्यूशन में हमें यूनियन चाहिए दोनों का, इसलिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्यूशन इस बार एग्जिस्ट करेगा। और क्या बोले हैं कि जब यूनियन लेना होगा तो जहां जहां हॉरिजॉन्टल लाइन अपीयर होगा, जहां जहां लाइन अपीयर होगा, ठीक है, वह सब हमारे आंसर में आ जाएगा। तो यह आपका माइनस इंफिनिटी है, यह आपका प्लस इंफिनिटी है। तो सॉल्यूशन आपका हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से प्लस इंफिनिटी। तो इसीलिए हमने चर्चा की थी यूनियन और इंटरसेक्शन की, यूनियन ऑफ इंटरवल्स, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। और यूनियन कहां लेना है, इंटरसेक्शन कहां लेना है, यह सिचुएशन हमको बताएगा। जैसे इस सिचुएशन में जो हमने 2 केस बनाया, यहां दोनों केस से जो एक्स का वैल्यू आया उसका यूनियन हमारा आंसर होगा, क्योंकि दोनों केस का वैल्यू मेन इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यह भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और यह भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला एक्स का यह वैल्यू भी है और एक्स का यह वैल्यू भी है। तो हमको आंसर में इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है, मतलब दोनों का यूनियन लिखना है। आइदर यह भी चलेगा और यह भी चलेगा। लेकिन पिछली बार में क्या था कि हमको एक्स का वह वैल्यू चाहिए था जो इसको सेटिस्फाई करे। तो यहां से जो एक्स का वैल्यू आया था ये सिर्फ इस पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा था, यह जो अंडरलाइन पार्ट है। और यहां से जो एक्स का वैल्यू आया था इस अंडरलाइन वाले पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा था। तो एक्स का वह वैल्यू चाहिए था जो पूरे को सेटिस्फाई करे, मींस इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो उसमें हमको दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए था। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आया था, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया था। अब आते हैं इसके ऊपर।
जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने कहा कि वो लीनियर इनइक्वालिटी नहीं रहा, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी हो गया, डिग्री 2 हो गई। तो उसी तरह से इस फॉर्म में जो इनइक्वालिटी आता है उसको हम बोलते हैं रैशनल इनइक्वालिटी। लेकिन अभी हम उस रैशनल इनइक्वालिटी के ऊपर नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ यह सीख रहे हैं कि कहां हमको सॉल्यूशन का यूनियन लेना है और कहां इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना है तो अगर हम बेसिक अप्रोच के साथ चलें तो यहां पर एक्चुअली हमको क्या चाहिए, तो हमको एक एक्सप्रेशन है जो p बाई क्यू के फॉर्म में है और p बाई क्यू कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। p बाई क्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि p बाई क्यू को q 0 से बड़ा कब होगा, तो 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव। तो p बाई क्यू पॉजिटिव होगा अगर p भी पॉजिटिव हो और q भी पॉजिटिव हो, या फिर p भी निगेटिव हो और उसी समय q भी निगेटिव हो। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, या फिर निगेटिव बाई निगेटिव होगा तो वह भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर यहां हमें x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 चाहिए तो फिर दो केस बनेगा। केस फर्स्ट कि x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, और दूसरा केस बनेगा केस सेकेंड सेकेंड x माइनस 3 स्मॉलर देन 0 एंड x प्लस 4 स्मॉलर देन 0। अगर दोनों 0 से बड़ा है तो p बाई क्यू 0 से बड़ा, या दोनों 0 से छोटा है तब भी p बाई क्यू 0 से बड़ा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से आएगा x ग्रेटर देन 3 एंड यहां से आएगा x ग्रेटर देन -4। देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आया। तो -4 लेफ्ट में होगा, 3 राइट में होगा। यह कह रहा है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। अब की बार इक्वलिटी इन्वॉल्व नहीं है इसलिए सर्कल यहां खाली छोड़ दिए। और यह कह रहा है कि -4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि एंड का मतलब है कि इसका और इसका इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन कहां आएगा, जहां दोनों लाइन अपीयर होगा। मींस यहां से हमको आ गया x बिलोंग्स टू 3 टू प्लस इंफिनिटी, ओपन इंटरवल है। उसी तरह से अगर यहां बात करें तो x स्मॉलर देन 3 एंड x स्मॉलर देन -4। तो नंबर लाइन से इन चीजों को देखने में सुविधा होती है, इसीलिए हम नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट सीखे हैं। -4 3 हमेशा नंबर लाइन पर छोटा वैल्यू लेफ्ट में, बड़ा वैल्यू राइट में होगा। तो यह कह रहा है 3 से छोटा, तो 3 से छोटा यानी बाईं ओर, और यह कह रहा है -4 से छोटा, तो -4 से छोटा भी -4 के बाईं ओर। एंड है, यह भी होना चाहिए और यह भी होना चाहिए। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन कहां से कहां तक आएगा, तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -4। अब फिर से हमें देखना है कि सिचुएशन में हमको x का जो वैल्यू चाहिए उसके लिए इस दोनों केस का यूनियन लेना पड़ेगा या फिर इंटरसेक्शन। तो यहां p बाई क्यू को ग्रेटर देन 0 होना है। तो p और q अगर दोनों 0 से बड़ा है तो p बाई क्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब यहां से जो x का वैल्यू आएगा यही इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहां से जो x का वैल्यू आया है उसके लिए यह भी सेटिस्फाई होगा और यह भी सेटिस्फाई होगा। तो दोनों अगर सेटिस्फाई होगा तो यह भी सेटिस्फाई होगा, मतलब x का यह वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से यहां से जो x का वैल्यू आया है वह इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और इन दोनों को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि दोनों को निगेटिव बनाएगा। तो निगेटिव बाई निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब x का यह वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यह भी कर रहा है और यह भी कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमको क्या करना होगा, दोनों का यूनियन लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन के लिए अगर हम चले तो यह तो आसान सिचुएशन है, डायरेक्ट भी हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम नंबर लाइन का प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए नंबर लाइन बनाते हैं।
तो नंबर लाइन पर क्या है, -4 है और 3 है। -4 से -इंफिनिटी यह कह रहा है, और यह कह रहा है कि 3 से +इंफिनिटी। लेकिन सॉल्यूशन में हमको क्या चाहिए, यूनियन चाहिए, क्योंकि यह केस भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस केस से जो x का वैल्यू आया वह भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इस केस से जो x का वैल्यू आया वह भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सॉल्यूशन नीचे लिखते हैं, तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू -इंफिनिटी से -4 यूनियन 3 से +इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स अब आपको निश्चित रूप से इन इक्वेशन सॉल्व करने आ गया होगा। आप थोड़ा सा और इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन के ऊपर आप प्लॉट कर सकते हैं। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करने के बाद उन सॉल्यूशन को आप इंटरवल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। मींस अब आप लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। तो लीनियर इन इक्वेशन में तो ज्यादा डिफिकल्टी होती नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ और इन इक्वेशन, जैसे हमने चर्चा की पॉलिनोमियल इन इक्वेशन की या फिर रैशनल इन इक्वेशन की, तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा ही नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करने में जो इसके सॉल्यूशन का लेंथ आपको बड़ा दिख रहा है, इसका भी लेंथ 2 केस में हमको करना पड़ा है, या इसका जो पिछला क्वेश्चन था इसको भी 2 केस में हमने डिस्कस किया है। इसके लिए हम एक मेथड पढ़ेंगे जो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर देगा, ठीक है। सॉल्यूशन का लेंथ भी बहुत छोटा होगा, ठीक है। उस मेथड को हम लोग कहते हैं बेबी कर्व मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेबी कर्व मेथड, जिसके हेल्प से हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पॉलिनोमियल इन इक्वेशंस और रैशनल इन इक्वेशंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो आप इसी तरह से लेक्चर को कंटिन्यूटी में देखते रहिए, तो आपको चीजें समझ में आती जाएंगी और बड़ी आसानी से जो आपका टारगेट है जेई का वह कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।